जी, मेरे तरफ से ये वादा है। आज मैं ये वादा कर रहा हूँ और कल को ये वादा पे खरा उतरूँगा। अब मजबूरी है कि अब कहीं पे नौकरी, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो नौकरी देगा। अब मेरा घर यहाँ पे है, तो हम कहीं दिल्ली बम्बई तो जाएंगे नहीं। कब किया है क्रिटिकल केयर मेडिसिन में, और मैं जो हो सो क्रिटिकल केयर में अपोलो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में काम कर चुका हूँ और पारस पटना में काम कर चुका हूँ। और जब मैं मधुबनी आया तो सरकार में पीएचसी में राजनगर में मैंने ज्वाइन किया एज ए मेडिकल ऑफिसर, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी था। तो वो ड्यूटी मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल ख़त्म होने के बाद जो है सो फिर दोबारा उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। और मैंने देखा कि 24/7 आपातकालीन सेवा मधुबनी जैसे जगह में एक ज़रूरी है, जो एक बजट में काम करे यहाँ के गरीब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपातकालीन सेवा का वैसे ही अभाव है। और मैंने ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये अस्पताल डाला कि यहाँ पे 24 घंटा मैं मरीज़ की सेवा करूँगा खुद रह के। यहाँ क्रिटिकल केयर में अपोलो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में काम कर चुका हूँ और पारस पटना में काम कर चुका हूँ। और जब मैं मधुबनी आया तो सरकार में पीएचसी में राजनगर में मैंने ज्वाइन किया एज ए मेडिकल ऑफिसर, जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी था। तो वो ड्यूटी मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल ख़त्म होने के बाद जो है सो फिर दोबारा उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। और मैंने देखा कि 24/7 आपातकालीन सेवा मधुबनी जैसे जगह में एक ज़रूरी है, जो एक बजट में काम करे यहाँ के गरीब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपातकालीन सेवा का वैसे ही अभाव है। और मैंने ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये अस्पताल डाला कि यहाँ पे 24 घंटा मैं मरीज़ की सेवा करूँगा खुद रह के। यहाँ पे आपने हॉस्पिटल खोला है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने अपना शिक्षा ग्रहण किया है। जब आप अपना डॉक्टरी वो दे सकते स्वास्थ्य गवर्नमेंट में मैंने प्रयास किया कि और मैंने दिया। जब तक मैं गवर्नमेंट में रहा, पूरे तन मन धन से राजनगर पीएचसी को मैंने अपना सेवा प्रदान किया। और वहाँ पे बहुत सारे ओपीडी और बहुत सारे इमरजेंसी केसेस भी मैंने हैंडल किया। लेकिन ये कोविड में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके तहत गवर्नमेंट ने हमें ज्वाइन करवाया था एज अ ड्यूटी डॉक्टर। अभी जब यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ 18 मई को, सरकार ने हमारी प्रतिनियुक्ति को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ाया, जिस कारण से हम लोग जो है सो एक तो जॉबलेस भी हो गए, हमारे पास करने को कुछ काम नहीं बचा। और प्राइवेट कहीं पे काम करने से अच्छा है कि आप खुद ही, जब प्राइवेट में ही काम करना है तो खुद ही अपना प्राइवेट खोल के हम क्यों नहीं काम करें। हम कहीं पे भी प्राइवेट नौकरी करेंगे, काम हम वही करेंगे, गरीबों को हम सेवा देंगे, है ना। इससे बेहतर है कि हम अपना खोल के प्राइवेट हम गरीबों को सेवा दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो 24 घंटा सेवा प्रदान करेंगे, लिखते तो हैं बाहर, लेकिन असलियत यही है कि उनके यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। जब वो जाते हैं तो 24 घंटा डॉक्टर नाम का रहता है, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी नहीं है। इसको ध्यान रखते हुए मैंने ये अस्पताल खोला और यहीं पे अपना रेसिडेंस मैंने बनाया है, ताकि मेरे पास 24 घंटा में कोई भी पेशेंट आए तो मैं खुद अवेलेबल रहूँ उनके ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अलावा मेरे पास और भी डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जो हड्डी वाले। माननीय नीतीश कुमार जी, कृपया आप इस बात को ध्यान दीजिए कि आप डॉक्टर को भी बेरोजगार रख रहे हैं। एक अच्छे डॉक्टर बन के निकलते हैं और अपना सेवा प्रदान करना चाहते हैं पब्लिक को, लेकिन इनको जॉब प्रोवाइड नहीं होने के कारण ये बेरोजगार हो चुके हैं। इसलिए इनको अपना निजी हॉस्पिटल खोलना पड़ा है पब्लिक को सेवा प्रदान करने के लिए। और ये सर, गवर्नमेंट तो बोलती है कि डॉक्टर का पद बहुत खाली है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, जब हमने ज्वाइन किया था बिहार सरकार को, ठीक है, 1 साल कॉन्ट्रैक्चुअल में, उस वक्त 500 डॉक्टर की ज्वाइनिंग के लिए वैकेंसी निकली थी। 500 डॉक्टर हम लोग ज्वाइन किए थे। उसमें से कुछ डॉक्टर्स का तो परमानेंट पोस्टिंग हो गया बीटीएससी के तहत, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जो कॉन्ट्रैक्चुअल में थे, करीब 200-300 डॉक्टर, उन 200 से 300 डॉक्टरों को पूरे बिहार में उनका प्रतिनियुक्ति रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ाया गया, उन्हें जॉब से हटा दिया गया। और हम लोग फिर पटना भी गए थे ग्रुप बना के बात करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे कि हमारी प्रतिनियुक्ति को रोका नहीं जाए। कोरोना टाइम में जब एक परिवार अपने परिवार वालों से दूर रहता था, हम लोग डॉक्टर होके
गरीबों की मदद किए, अनजान लोगों की मदद किए, इलाज किए, उनके साथ उठ बैठ किए, खाना पीना खिलाए, दवाई खिलाए। तो हम लोगों ने पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल टच रखा उन लोगों से। तो हमें अब सरकार ने अब हटा दिया 1 साल बाद जॉब से। तो हमारे पास मजबूरी है कि अब कहीं पे नौकरी, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो नौकरी देगा। अब मेरा घर यहाँ पे है, तो हम कहीं दिल्ली बम्बई तो जाएंगे नहीं काम। यहाँ की सरकारी लूंज-पूंज है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रहे हैं और एक अलग से विभाग भी संभाल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमराया हुआ बिहार का। एक रात अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके सर्वे कर लेने से पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर नहीं जाता है। और जितने भी डॉक्टर का वैकेंसी है उसको फुलफिल कीजिए। इस तरीके का डॉक्टर बेरोजगारी होने के कारण अपना हॉस्पिटल क्लिनिक खोल कर न बैठे, ताकि गरीबों का खून चूसा जाएगा। क्या आपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोला है तो गरीबों के लिए या कुछ वैसे पेशेंट के लिए आपका क्या उसकी योगदान? देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल तो सबसे पहली बात ये बता दूं मैं कि गरीबों को खून चूसने के लिए नहीं बना है, ठीक है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल बना है गरीबों को ध्यान रखते हुए। खून चूसने वाले बहुत सारे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे हैं, जो 24x नाम नहीं लूँगा, लेकिन 24x7 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है जो अवेलेबल करवाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं दरभंगा और मधुबनी और पटना जैसे इन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अब भीड़ देखिएगा जनता का, तो वो जनता कौन होते हैं? यही गांव घर से निकले हुए जनता होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के, पिछले समाज के, गरीब घर के जनता हो। वही वहाँ पे आप 10 में से 9 बेड देखिएगा तो वही जनता से भरती है। और जब वो इलाज पूरा हो जाता है और जब जाने की बारी आती है, जब बिलिंग आता है, तो उस बिलिंग को पे करने के लिए उस गांव के लोगों को अपने गांव में ज़मीन बेचना पड़ता है, 10 लोगों से उधार लेना पड़ता है, कर्ज में डूबना पड़ता है। खून चूसना इसको कहते हैं। हमने यहाँ पे खोला है, निस्वार्थ भाव से खोला है अस्पताल को, गरीब की जनता के लिए खोला है। जहाँ पे दूसरे जगह पे आईसीयू का रेट आपका 5,000 है, हम लोग वहाँ पे 1,500-2,000 में काम करेंगे। आईसीयू जैसी व्यवस्था बिल्कुल वैसे ही रहेगी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के लेवल की रहती है, पारस की रहती है, मेडिकल कॉलेजेस की रहती है, ठीक है। तो व्यवस्था हम लोग बिल्कुल वही देंगे, स्टैंडर्ड बिल्कुल वही देंगे, इलाज बेहतर से बेहतर देंगे, लेकिन उनके इकोनॉमी को भी ध्यान रखते हुए हम लोग उनसे बिल लिया जाएगा। इसमें खून चूसने वाली बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसे हॉस्पिटल है जो बोल रहे हैं कि हम निस्वार्थ तरीका से काम करेंगे और ईमानदारी से अपना हॉस्पिटल चलाएंगे, गरीबों का खून नहीं चूसेंगे। लेकिन देखने को जब मिलेगा जब ये हॉस्पिटल सुचारू ढंग से चलेगा और यहाँ पे पेशेंट आएंगे और वही बोलेंगे कि हमें खून चूसा जा रहा है कि नहीं चूसा जा रहा है। सर, अभी जो प्रचलन चल रहा है डिलीवरी के वक्त में पेट खोल दिया जाता है, इस पर आपका क्या नजरिया है? कहाँ पे पेट खोला जाता है? हर हॉस्पिटल में लगभग इंजेक्शन लगा के कहीं खोल दिया जाता है या कहीं पे इस तरह का घटना पाया जाता है। बराबर 90% लेडीज़ को पेट खोला जाता है। तो खैर, इसके लिए तो आपको उन हॉस्पिटल्स में जाके इंक्वायरी करना चाहिए, है ना। जो हमारी व्यवस्था है, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है हमारा हॉस्पिटल, आज ओपनिंग सेरेमनी ही है हमारा, है ना। और आगे के वक्त में जो है सो स्टार्ट होगा और आपको हमारा रेस्पॉन्स भी देखने को मिलेगा। और हम ज़रूर चाहेंगे कि उस वक्त आप मेरा इंटरव्यू लेने आएँ और हम खुशी खुशी आपको इंटरव्यू देंगे। आपको इंटरव्यू लेने में खुशी भी होगी ये चीज़ की। क्या ये आपका हॉस्पिटल गरीबों के लिए एकदम समर्पण भाव से काम करेगी और इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको हॉस्पिटल में? बिल्कुल। इस लाइन में जिस जगह मैंने अस्पताल को खोला है उस जगह एक तो 24 घंटा आपातकालीन सेवा अगर आप कहिए तो है नहीं, ठीक है। और अगर किसी मरीज को 24 घंटा आपातकालीन सेवा की ज़रूरत पड़ती है, या तो मधुबनी में किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइए जहाँ पे आपको संपत्ति लुटा के इलाज कराना होगा, या तो दरभंगा जाइए या तो पटना जाइए। और अगर आपको मधुबनी में ही रहना है तो मजबूरी में आपको जो है सो ज़्यादा पैसा देके इलाज कराना पड़ेगा इमरजेंसी पेशेंट को। तो वो हमारा एक उद्देश्य है कि 24 घंटा में ऐसे पेशेंट जो आते हैं, जो भी गरीब, फिलहाल तो हमारे पास बेड कम है, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा आगे की ओर में बेड को बढ़ाएं और जितनी गरीब से गरीब जनता की हो सेवा करें, कम से कम और सस्ते से सस्ते इलाज में बेहतर से बेहतर इलाज। आपके पास कितने बेड है अभी? अभी हमारे पास जो है सो 13 बेड हैं, 10 हमारे आईसीयू में हैं और 3 सेमी प्राइवेट बेड में हैं। वही हम लोग जनरल वार्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। कितने डॉक्टर का टीम अभी आप यहाँ पे कार्यरत होंगे? अभी एक कार्यरत में एक हमारे पास जनरल फिजिशियन रहेंगे, एक हमारे पास स्त्री रोग विशेषज्ञ रहेंगी, एक हमारे पास जनरल सर्जन रहेंगे, ऑर्थोपेडिक रहेंगे और पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट से रहेंगे।
अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब सुचारू ढंग से हॉस्पिटल स्थापना किए हैं और बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे स्थापना हुई है हॉस्पिटल की एक अच्छी व्यवस्था के साथ मिनिमम प्राइस में। क्या और हॉस्पिटल से आपका मिनिमम प्राइस ही रहेगा ना? बिल्कुल, और हॉस्पिटल्स के कंपेयर में मेरा मिनिमम क्या आधा से भी कम प्राइस रहेगा। जहाँ पे अदर हॉस्पिटल्स 5,000 आपको बोले ना 5,000 पर बेड अगर चार्ज रख रहे हैं आईसीयू का, तो बिल्कुल वही व्यवस्था के साथ वही एक्चुअली हमने भी बहुत जगह काम किया है, पारस में काम किया है, अपोलो में काम किया है, तो इलाज करने वाले डॉक्टर तो हम ही लोग होते थे। वही इलाज बेटर इलाज, बेहतर से बेहतर इलाज, अपोलो के लेवल का इलाज, पारस के लेवल का इलाज मधुबनी जैसे क्षेत्र में देंगे, लेकिन उन लोगों से आधे दाम पे देंगे। जहाँ पे मधुबनी में ही बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो 5,000 6,000 बेड का लेते हैं चार्ज, वहाँ पे हम लोग 2,000 चार्ज लेंगे, आधे से भी कम। अब इससे ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सेवा क्या हो सकता है? आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि जो अपोलो और पारस में नहीं मिलेगा इलाज उतना सस्ता, उससे सस्ता व्यवस्था हम यहाँ पे दे रहे हैं, अपोलो जैसा व्यवस्था, ताकि हम ही लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन उनका बड़ा टीम है, नाम फेम होने के कारण वहाँ बड़े लोग जाते हैं और हमारे पास गरीब लोग आएंगे और गरीब लोगों का हम उसी स्वार्थ भाव से काम करेंगे ताकि गरीबों का उत्थान हो। और गरीब व्यक्ति सर जो जमीन बेच के इलाज कराते हैं उसके लिए आपका कोई फंड है क्या? जो ज़मीन बेच के हमारा इलाज कराते हैं वो ज़मीन बेच के इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे वो तो बात की बात है। फ़िलहाल तो वो आएंगे तो वो मेरे लिए पेशेंट है और उन्हें स्वस्थ करके यहाँ से भेजना हमारा प्राइमरी मोटिव रहेगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के यहाँ से भेजे या स्वस्थ करके यहाँ से भेजे, एडमिट करके, वो हमारा प्राइमरी मोटिव रहेगा। एक बार पेशेंट जो है सो ठीक हो जाता है तो बिलिंग वगैरह उसके बाद की इशू है। ठीक है, अगर वो नहीं सक्षम नहीं रहेगा तो उसी हिसाब से छूट दिया जाएगा ताकि उसे घर परिवार का ज़मीन नहीं बेचना पड़े, किसी से उधार नहीं, जो है आपके पास उतना ही आप दीजिए और बाकी कभी हो तो दीजिएगा, नहीं हो तो नहीं दीजिएगा, लेकिन आपको घर परिवार का ज़मीन नहीं बेचना पड़ेगा। ज़मीन नहीं बेचना पड़ेगा, ना ब्लड बेचना पड़ेगा। एक ऐसे डॉक्टर साहब पाए गए हैं जो हमारे मधुबनी में उपस्थित हैं और अपना हॉस्पिटल चलाने के लिए तत्पर रेडी रहेंगे और गरीबों का मसीहा बन के भविष्य में निखरेंगे, और ये अपना वादा करते हैं कि नहीं? जी, मेरे तरफ से ये वादा है। आज मैं ये वादा कर रहा हूँ और कल को ये वादा पे खरा उतरूंगा और आप ही लोग मेरा इंटरव्यू लेने आएंगे और मैं खुशी खुशी आप लोगों को इसी विषय में इंटरव्यू दूंगा दोबारा से। चलिए, धन्यवाद। आप मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय समीर कुमार महासेठ जी, कृपया आप एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी सर्वेक्षण कीजिए, पीएसयू का सर्वेक्षण कीजिए। बिल्कुल जर्जर हालत में है, अल्ट्रासाउंड वगैरह वहां नहीं किया जाता है, प्राइवेट से करवाते हैं पेशेंट, कोई भी मेडिसिन वहां पे नहीं दिया जाता है। इसलिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी सर्वेक्षण कीजिए। आते हैं फील्ड में लेकिन फिर पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, आपका ठिकाना नहीं रहता। इसलिए आप इस चीज को ध्यान दीजिए और मधुबनी को स्वस्थ बनाइए और शिक्षित बनाइए। जय हिंद।